ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है, ये कब और क्यों हुआ? एक बयान ने कैसे अब्दुल वली खान और उसकी पार्टी पर पाबंदी लगवा दी। भुट्टो ने क्या वाकई मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बाइज्जत वापसी का रास्ता पोलैंड की करारदाद फाड़कर बंद कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेवकूफ़ बनाकर रहाई हासिल करने में कामयाब हो गए। कैसे भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना और यहिया खान को नज़रबंद कर दिया। वाहिद इसलिए कि ये पहला सिविलियन आदमी था जो पाकिस्तान की तारीख में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 9। मैं हूं हबीब चौधरी और आप देख रहे हैं कड़वा सच। रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें। अब आते हैं हम सवालों के जवाब की तरफ। जनरल यहिया खान ने मार्च 1969 में अयूब खान को मजबूर करके इससे इस्तीफ़ा ले लिया और ख़ुद पाकिस्तान का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। यहिया खान पाकिस्तान का सदर भी था, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी था और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बैक वक़्त उनके पास 3 ओहदे थे। जनरल यहिया खान सदर अयूब खान के ज़वाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने सियासतदानों से कोई लड़ाई ना करने का फ़ैसला किया और अयूब दौर के बनाए गए तमाम कवानीन जिनके ज़रिए 7000 सियासतदानों को नाअहल किया गया था ख़त्म कर दिए। सियासतदानों पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। जनरल यहिया का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान की तारीख़ के पहले आम इंतख़ाबात कराना है। दिसंबर 1970 में आम इंतख़ाबात कराए गए। ये पहले इंतख़ाब थे जिनमें एक बालिग़ आदमी एक वोट का सिस्टम राइज किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हैं जिन पर किसी जमात ने ना धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और ना ही कोई दीगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगा है। लेकिन इन शफाफ इंतख़ाबात के नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत ही खौफनाक थे। इस इलेक्शन में मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 160 नशिस्तें हासिल कर लीं और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल करके कामयाबी हासिल की। लेकिन दोनों बड़ी जमातें दूसरी जमात के होम ग्राउंड पर एक भी नशिस्त हासिल करने में नाकाम हो गई। अवामी लीग को मगरबी पाकिस्तान से एक भी नशिस्त नहीं मिली थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशरक़ी पाकिस्तान से एक भी नशिस्त नहीं मिली थी। लेकिन असूली तौर पर यह इलेक्शन अवामी लीग जीत चुकी थी और हुकूमत बनाना इनका आइनी हक था। यहिया खान ने 1 फरवरी 1971 को ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के इस इजलास में जाने से इनकार किया, बल्कि अपने पार्टी के दस्तूर साज असम्बली के मेंबरान को धमकी दी
कि जो शख्स भी ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। भुट्टो ये कहते थे कि शेख मुजीब के 6 निकात दरअसल अलहदगी के निकात हैं, लेकिन माहरीन का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन एतराज़ात के बावजूद असम्बली के अजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अजलास मुलतवी कराने के लिए जनरल यहिया खान पर दबाव डालना शुरू कर दिया और जनरल यहिया खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दबाव में आकर इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग भड़क उठी। बंगाली ये समझते थे कि मगरबी पाकिस्तान की इशराफिया उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होने देगी। बंगालियों ने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया और भारत जो मौका की ताड़ में था, इसने मुक्ति बाहिनी के तावन से मशरकी पाकिस्तान में मसल्ला बगावत करवा दी। मुक्ति बाहिनी के गुंडों ने पाक फौज और पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर इस मौका पर भी जनरल यहिया खान असम्बली का अजलास बुलाकर इक़्तिदार जीतने वाले को मुंतकिल कर देते तो शायद आज हमारी तारीख़ बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका और जनरल यहिया खान ने बगावत को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट का हुक्म दे दिया और ये ऑपरेशन शुरू हो गया। पाकिस्तानी अफवाज ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। भुट्टो ने ढाका से कराची आकर कौम को खुशखबरी दी कि खुदा के फजल से पाकिस्तान को बचा लिया गया है, लेकिन अब्दुल वली खान ने बयान दिया कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान टूट जाएगा। ये सच इतना कड़वा था कि अब्दुल वली खान की नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। भुट्टो ने अपनी किताब दी ग्रेट ट्रेजेडी में भी इस ऑपरेशन सर्चलाइट का दफा किया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस ऑपरेशन को उस वक़्त तमाम सियासी जमातों की जो कि मगरबी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ी थी सियासी हमायत हासिल थी और पाक फौज ने इस मुश्किल तरीन ऑपरेशन को इस तरीके से हैंडल किया कि सिर्फ 9 माह के कलील अरसे में तमाम बगावत को कुचल दिया और मुक्ति बाहिनी को ख़त्म कर दिया। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का समुंदर ठट्ठें मार रहा था। जब भारत ने अपनी शुरू की हुई मुसल्लह बगावत नाकाम होते देखी तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थी। जगराफियाई हालात भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। इस वक्त जब जगराफिया हमारे ख़िलाफ़ था और शायद हमारी आपस की तफरकाबाजियों और लड़ाइयों की वजह से अल्लाह की रहमत भी हमसे मुंह मोड़ चुकी थी, तारीख़ भी हमारे ख़िलाफ़ हो गई। 1400 साला तारीख़ की बदतरीन शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा। हमारे 90,000 फौजी दुश्मन की कैद में चले गए। इस शिकस्त के बहुत से असबाब हैं। पाक फौज दुश्मन के घेरे में थी, मरकज़ से 1000 किलोमीटर दूर लड़ रही थी। इस दूरी के रास्ते में दुश्मन की पूरी ताकत हायल थी। पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और बंगाली भी पाक फौज की जान के प्यासे हो चुके थे। बहुत थोड़ी तादाद में लोग पाक फौज के साथ थे। मदरसों के बच्चों और मजहबी जमातों ने पाक फौज की हमायत की और अपने रज़ाकार भी फ्राहम किए, जिन्होंने अल-शम्स और अल-बदर के नाम से तंजीमें बनाकर पाक फौज की अफरादी व माली मदद की, लेकिन शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। हज़ारों जवान वतन की आन पर कट मरे, लेकिन ये हारी हुई जंग जीती नहीं जा सकती थी।
इस जंग को तवील तो किया जा सकता था मगर जीता नहीं जा सकता था। हमारी अफवाज ने अपने वसाइल से ज़्यादा बहादुरी से जंग लड़ी और इसको तूल दिया, लेकिन आखिर कहाँ तक पाकिस्तान ये जंग हार गया। इस्लाम की तारीख में शायद पहली बार 90,000 फौजी हथियार फेंक कर दुश्मन की जिल्लत आमेज़ कैद कबूल करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान टूट गया। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बजाय अब सिर्फ पाकिस्तान था। नाज़रीन, एक तस्दीक करता चलूँ कि ये 90,000 कैद होने वाले सब पाक फ़ौज के जवान नहीं थे। इनमें उन तंजीमों के रज़ाकार और सिविलियन महकमों के मुलाजमीन भी शामिल थे कि मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं होता, इसके पीछे हज़ारों अवामल होते हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था मगर इसने नहीं बचाया, तो वो था जनरल यहिया खान। बतौर सदर इनकी ये आईनी जिम्मेदारी थी कि वो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले को इक़्तिदार मुंतकिल कर देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि सिर्फ अकेले यहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ा, क्योंकि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। इस सान्या के साथ ही यहिया खान के इक़्तिदार का सूरज भी ग़रूब हो गया। यहिया ने भुट्टो को एक कागजी तहरीर के ज़रिए इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला और जनरल यहिया खान को नज़रबंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त जनरल यहिया नज़रबंद ही रहे। 1980 में सकूत ढाका का ये अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया और बांग्लादेश में फ़ौजी बगावतों का मौसम अरूज पर था। और ऐसी ही एक बगावत के दौरान अलहदगी के सिर्फ 4 साल बाद फ़ौज ने शेख मुजीबुर रहमान को घर में घुसकर मार डाला और 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस तरह चंद सालों में सकूत ढाका के तमाम अहम किरदार अपने अंजाम को पहुँच गए। सकूत ढाका की वजूहात जानने के लिए जस्टिस हमीदुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से तल्लुक़ रखते थे, इनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन ये रिपोर्ट आज तक शाया ना हुई। नाज़रीन, वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से इस किस्त को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और बाकी वाक़यात बहुत जल्द आपको अगली किस्त में बयान करेंगे। पाकिस्तान की अगली किस्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत और आगा मोहम्मद यहिया खान के मदहोशी के किस्से और उसकी दाश्ताओं के किस्सों पर मुश्तमिल होगी। और हम आपको बताते चलें कि जनरल यहिया खान की 500 दाश्ताएँ थीं और उन सब के किस्से और इन रंगीनियों ने पाकिस्तान का क्या हशर किया, ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।